सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्लीट साइंस की सीरीज जो है हमारी चली हुई है और ये जो सीरीज है HSSC 2026 के लिए ही नहीं, अगर आप किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक SSC, रेलवे, DSSB या किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पर साइंस आती है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि ये सीरीज जो है हम सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है इस सीरीज को हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है बायोलॉजी, इन तीनों को जो है हम यहां पर करने वाले हैं और मात्र कंप्लीट जो है 30 दिन के अंदर जो है इस कंप्लीट तीनों टॉपिक्स को, तीनों विषय को जो है हम कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे मेरे भाई। सभी चैप्टर्स के जो है टॉप MCQ हम यहां पर कर रहे हैं। तो अगर आप आपकी साइंस की जो यात्रा है उसको और सुखद बनाना चाहते हो, सरल बनाना चाहते हो, इजी बनाना चाहते हो, काफी अच्छा स्कोर करना चाहते हो साइंस के अंदर, तो इस सीरीज को कंप्लीट अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं और वीडियो सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं, आज हम क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले फिजिक्स के मैं 5 टॉपिक 5 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं और 10 चैप्टर हम इस फिजिक्स की क्लास में जो है करने वाले हैं। आज हमारा जो है 6th क्लास है, 6th टॉपिक है जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक, इसको बोलते हैं मेरे भाई। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अभी जो है एक फॉर्म निकला हुआ है मेरे भाई, आपने देख लिया होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फॉर्म निकला हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, हाई कोर्ट की ये वैकेंसी निकली हुई है और 1265 पदों पर जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला गया है और क्लर्क वैकेंसी ये निकली गई है मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और बहुत ही ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि इस वैकेंसी का कोई तोड़ नहीं है HSSC के आगे मेरे भाई। ठीक है, वैकेंसी कम हो सकती है लेकिन ये वैकेंसी जो है 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो 6 महीने के अंदर आपको सरकारी नौकरी आपके पास होगी अगर आप इसका सिलेबस अच्छे से कवर कर लेते हैं। मात्र 2 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं, एक तो जीके पूछा जाता है और दूसरी जो है इंग्लिश पूछी जाती है। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी की इंग्लिश अच्छी खासी है यानी कि 25-30 नंबर वो ले सकता है, तो यकीनन ये जो एग्जाम है, ये जो भर्ती है ना, उसी के लिए डिजाइन की गई है मेरे भाई। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस भर्ती के अंदर और पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में ही आता है मेरे भाई। ठीक है, पूरा पेपर जो मीडियम होता है ना, पेपर की लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश में ही आता है, इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है। और मेन चीज क्या है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट आता है ना, इसके अंदर इंग्लिश जो सब्जेक्ट आता है वो भाई मेरे भाई जो है 20 मार्क्स की, तो उसके अंदर क्या आती है, MCQ पूछे जाते हैं। और जो 30 मार्क्स का होता है ना, वो क्या पूछा जाता है, वो सब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, वो क्या पूछा जाता है, वो सब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसीलिए जो है इस एग्जाम के अंदर पहले से ही छटनी हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम तो ये सिलेबस या फिर जो है एग्जाम पैटर्न देखकर ही फॉर्म नहीं भरते और जो भरते हैं उसमें से आधे जो है बहुत सारे बच्चे पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो यानी कि मान के चलिए बहुत कम कंपटीशन है इसके अंदर। अगर आपकी इंग्लिश है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिएगा मेरे भाई। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन कौन इस फॉर्म को भर रहा है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानना है, कुछ भी चीज जाननी है, तो कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डॉक्टर किस तापमापी का उपयोग करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, जो मानव का शरीर तापमान नापने के लिए जो है डॉक्टर जो है किस यंत्र का उपयोग करता है। फॉर एग्जांपल आपके बुखार हो जाता है तो आप डॉक्टर के जाते हो ना, तो डॉक्टर आपके मुंह में कोई थर्मामीटर डालता है, तो उस थर्मामीटर को क्या बोला जाता है, वही चीज जो है ये यहां पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्कोहल तापमापी से तो मापता नहीं है, डॉक्टरी या पारा तापमापी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल, CLINICAL, क्लिनिकल, या फिर क्या बोलते हैं, मरकरी थर्मामीटर भी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना, मरकरी थर्मामीटर भी जो है इसको बोलते हैं। और मानव शरीर का एक जो है कितने डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य तापमान माना जाता है, तो 37 डिग्री जो है सेल्सियस जो है ये सामान्य तापमान मापा जाता है एक वयस्क मनुष्य का मेरे भाई। ये तो सेल्सियस में है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपसे फारेनहाइट में पूछ ले तो फारेनहाइट में क्या बताएंगे, 98.6 डिग्री बताएंगे मेरे भाई। ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये जो सेल्सियस वाला पैमाना है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ये सभी को याद रहता है मेरे भाई। ठीक है, मोहन चीज ये है फारेनहाइट वाला 98.6 डिग्री फारेनहाइट जो है, इसी का 37 डिग्री 6 का जो है अगर कन्वर्ट करोगे ना फारेनहाइट में,
इतना ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये फारेनहाइट भी वाला भी आपको याद रखना है। बाकी यहां पे लिखा गया है, ये भी आपको पढ़ के बता देता हूं। जिस तापमापी थर्मामीटर से हम शरीर के तापमान को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इसे एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है मेरे भाई। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। आपको कहेगा बताइए जो मानव शरीर का तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको डॉक्टरी या फिर पारा तापमापी बोलते हैं, इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, उसमें क्या भरा होता है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, मरकरी दे देगा और भी 3 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है उसके अंदर जो है मरकरी, पारा जो है भरा होता है। यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 94 डिग्री फारेनहाइट से 102 डिग्री फारेनहाइट के संकीर्ण परिसर को मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब ये जो थर्मामीटर होता है ना, जो इंसान के बुखार को मापने वाला यंत्र होता है, ये केवल इसकी रेंज इतनी है भाई, याद रखना। ये रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस यानी कि 94 डिग्री फारेनहाइट से 102 डिग्री फारेनहाइट के बीच के ही टेम्परेचर को ये माप सकता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इस रेंज को मापने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे फारेनहाइट पूछ ले तो आप फारेनहाइट बताएंगे मेरे भाई, 98.6 डिग्री जो है फारेनहाइट आप बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अल्कोहल तापमापी पूछ ले भाई, अल्कोहल तापमापी क्या होता है या फिर इसकी रेंज कितनी होती है? तो यहां पे देखो, अल्कोहल का हिमांक जो होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, बहुत ही कम, लगभग -114 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए इसका उपयोग अत्यधिक ठंडे स्थानों या प्रयोगशाला में न्यूनतम तापमान मापने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से अल्कोहल तापमापी यंत्र का जो प्रयोग है वो किस चीज को मापने के लिए जाता है, किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। एक तो दे देगा अत्यधिक ठंडे स्थानों को मापने के लिए, दूसरा आपको ऑप्शन दे देगा अत्यधिक गर्म स्थानों को मापने के लिए। ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा जो अल्कोहल तापमापी जो यंत्र है ये बेहद ठंडे स्थानों को मापने के लिए जो है बनाया जाता है और इसका लगभग -114 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे यहां पे देखो, गैस तापमापी क्या मापता है? तो स्थिर आयतन या स्थिर दाब पर काम करने वाले गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदनशील और सटीक होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्य थर्मामीटर के अंशांकन के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रखना भाई, गैस तापमापी का जो यंत्र है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्य थर्मामीटर के अंशांकन, कैलिब्रेशन के लिए जो है इनका यूज किया जाता है। आगे बात करें तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करें तो यह तापमापी तापमान के साथ धातु के विद्युत प्रतिरोध में होने वाले बदलाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी रेंज बहुत ही विस्तृत, वाइड होती है, यानी कि लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जिसमें यह उद्योग में उच्च तापमान मापने के काम आता है। तो यह भी याद रखना, प्लेटिनम प्रतिरोध जो तापमापी यंत्र है ये किसको मापने में यूज आता है? तो इसका जो उपयोग है वो कहां पर किया जाता है? उच्च तापमान मापने में जो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का जो है यूज किया जाता है मेरे भाई। एवरीथिंग आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है, जरूरी नहीं है आपसे क्या है मानव शरीर वाला ही पूछेगा कि भाई मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अल्कोहल तापमापी यंत्र का यूज जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, या फिर आपसे पूछ लेगा भाई गैस तापमापी या फिर प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यंत्र का जो प्रयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है। तो एवरीथिंग आपको याद रखना है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि जल का घनत्व, ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आ चुका है, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो आप सभी जानते हैं भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जम जाता है सब कुछ। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जो पानी होता है वो गर्म होकर जो है उबलने लगता है, यानी कि भाप बनने लगती है। 4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस ही जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है मेरे भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो जल का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे अधिक होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं।
जल एक विशेष और असामान्य व्यवहार दर्शाता है। आमतौर पर द्रव गर्म करने पर फैलते हैं, जो द्रव होता है ना द्रव, वो गर्म करने पर फैल जाता है। लेकिन जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने तक इसका आयतन वॉल्यूम घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे अधिक 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद तापमान और बढ़ाने पर इसका घनत्व जो है घटने लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक कहां पर होता है, तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर मेरे भाई सबसे अधिक होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये मैं बता चुका हूं 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है मानक वायुमंडलीय दाब पर जल का हिमांक या फिर बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट है, जहां जल द्रव में जो है ठोस अवस्था में बदल जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर सब कुछ जम जाता है। आप सभी जानते हो सर्दियों में जो है अपने हिसार में तो पारा इतना ही जाता है, 2-3 डिग्री तो चला ही जाता है। तो 2-3 डिग्री में क्या करते हैं, हम कहते नहीं है कि यार बिल्कुल जम गया यार, सौदा सारा कुछ जाम हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो है बर्फ में तब्दील हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में भाई ये जो है पानी उबलने लगता है, यानी कि गैस में परिवर्तित होने लगता है। और -4 डिग्री सेल्सियस में -4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर जल पूरी तरह से बर्फ बन चुका होता है और तापमान घटने पर बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के द्रव की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम पर जो है यह आधारित हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा? ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम मेरे भाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम का ही एक रूप है। यह नियम बताता है कि जब किसी निकाय सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, अभी इनका भी मतलब बताऊंगा। डेल्टा, ये साइन का तो मतलब पता होगा ना, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्यू, क्यू का क्या मतलब होगा मेरे भाई? यहां पे बता देता हूं। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ हीट, इसका मतलब होता है मेरे भाई। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट का मतलब होता है दी जाती है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम क्या कहता है? ये सामान्य नियम ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम यानी कि ऊष्मागति का प्रथम नियम है ना, इसी के ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम का ही एक रूप है मेरे भाई। ये क्या कहता है? जब किसी निकाय सिस्टम को आप ऊष्मा देते हो मेरे भाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पतीला है, ठीक है, ये एक पतीला है, इसके अंदर पानी है मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी है मेरे भाई। अब नीचे से आपने आग जला दी मेरे भाई। ठीक है, नीचे से आपने क्या कर दी? आग दे दी इसको, यानी कि हीट दे दी, ऊष्मा दे दी। अब ये गर्म होने लगेगा तो ये ऊष्मा क्या होगी? 2 भागों में बट जाएगी। ये जो ऊष्मा निकलेगी ना यहां से, ये 2 भागों में बट जाएगी। आगे यही देखो, ये लिखा है जब किसी निकाय सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है यानी कि हीट, गर्मी दी जाती है, तो वह ऊर्जा 2 भागों में बदल जाती है। कौन कौन से भाग में? कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में डेल्टा यू में जो है, और बाकी भाग निकाय द्वारा किए गए बाह्य कार्य यानी कि डेल्टा वर्क में खर्च होती है। गणितीय रूप में इसे क्या कहते हैं? डेल्टा क्वांटिटी इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू। क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा मेरे भाई, वर्क आएगा यहाँ पे, डेल्टा वर्क आएगा। ऊपर देखा ना हमने, कहाँ गया? ये रहा, अभी दिखाया था ना मैंने। ये देखो, सिस्टम को ऊष्मा दी जाती है यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट दी जाती है, यहाँ पे क्यू आ गया, जाती है, तो वह ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ भाग आंतरिक निकाय यानी कि डेल्टा यू में, और बाकी भाग निकाय बाह्य कार्य में यानी कि डेल्टा वर्क में। तो ये डेल्टा वर्क आएगा, डब्ल्यू आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। जहां ऊर्जा मतलब ये फार्मूला लगाने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? जहां ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इसके बारे में बताऊंगा इनका क्या मतलब। वैसे क्यू के बारे में मैं बता चुका हूं, आगे देखते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझो। कुछ बच्चों को हो सकता है ये जो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है ना, ये वाली डेफिनेशन, ये बुक वाली डेफिनेशन है। अब सिंपल भाषा में इस डेफिनेशन को समझाता हूं जो मैंने लिखी है। यहां पे देखो, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिंपल सी बात है, आपको भी पता है। कोई कहे कि भाई ऊर्जा क्या है, तो आप सिर्फ यही कहेंगे ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है मेरे भाई, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में जो है बदला जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब आप किसी सिस्टम जैसे पानी से भरे पतीले को नीचे से ऊष्मा देते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल जो है ये एक पतीला है मेरे भाई। ठीक है,
ये एक पतीला है, इसके अंदर ये पानी है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये पानी है मेरे भाई, ठीक है। अब नीचे आप आग जला रहे हो, इसको हीट दे रहे हो मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये एक हीट दे रहे हो, तो वह गर्मी दो कामों में बट जाती है। अब ये जो गर्मी आप नीचे से दे रहे हो ना, ये दो कामों में बट जाती है। पहला काम, वह पानी को गर्म करती है, जो अंदर का पानी है ना, इसको गर्म करती है, जिससे पानी का तापमान बढ़ता है। इसे विज्ञान में आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ना कहते हैं। ये जो अंदर पानी गर्म हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं, यानी कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ना कहते हैं। दूसरा काम क्या होगा, वह पानी को उबालकर भाप बनाती है। अब ज्यादा और हीट मिलेगी तो ये गर्म होने लगेगा। पानी उबलकर ऊपर आपने ढक्कन रखा हुआ है, तो ये जो नीचे की अंदर की जो हीट है ना, ये ऊपर प्रेशर मारने लगेगी। ऐसे ये प्रेशर मारेगी तो जाहिर सी बात है, ये भाप बनकर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगी। यहां पे देखो क्या लिखा गया है, वह पानी को उबालकर भाप बनाती है, जो पतीले के ढक्कन को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसे विज्ञान में बाह्य कार्य यानी कि वर्क डन बोलते हैं। अब जो ये जो अंदर गर्म हो रहा था ना, अंदर गर्म हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बाहर भाप, अंदर अंदर आपने यहाँ पे हीट और बढ़ा दी, तो गर्म पानी उबलने लग गया, बुलबुल करके उबलने लग गया। अब ये ढक्कन को तोड़कर जो है भाप बाहर निकलने की कोशिश करेगी। यही जो भाप बाहर निकलेगी, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको वर्क बोलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे लिखा गया ना बाह्य कार्य, तो इसको क्या बोलते हैं, बाह्य कार्य इसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस हो गया, काम खत्म हो गया, बाह्य कार्य बोलते हैं। आगे देखो क्या बोल रही है, यानी जितनी गर्मी आपने नीचे से दी, मतलब कि जितनी गर्मी आपने यहां नीचे से दी ना, आगे देखो क्या लिख रहा है, हाँ, जितनी गर्मी आपने नीचे से दी यानी कि डेल्टा क्वांटिटी, वह पूरी की पूरी इन दोनों कामों में डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क में बराबर बराबर इस्तेमाल हो गई, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको यहां पर क्या समझाया। आया कुछ समझ में। सिंपल सी लाइन एक आपने आज तक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि भाई जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको जो है नष्ट किया जा सकता है, इसको तो सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ये लाइन आपने पढ़ी थी। अब इस लाइन को मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया। कैसे आसान भाषा में समझाया, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, ये चीजें ऐसे ही रट्टा मारोगे और एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। एक लाइन आपने अच्छे से रट्टा मार रखी है, जो रट्टा ही मारना है, आपको कुछ नहीं करना है। आज तक आपको सिर्फ इतना सा पता था, एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, उसको ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसको हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब जो है इस फॉर्मूले को जो है अपना कर देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक जो है पतीला ले लिया मेरे भाई, ठीक है। पतीला ले लिया, इसके अंदर आपने पानी से इस पतीले को भर दिया मेरे भाई, ठीक है। इस पतीले को आपने पानी से भर दिया। अब नीचे आपने ये जो है आग जला दी मेरे भाई, ठीक है। ये क्या जला दी, ये मेरे भाई आग जला दी, ये जला दी आग मेरे भाई। लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है पानी मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया पानी, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे भाई पतीला, ठीक है। अब आपने नीचे आग दी, तो इसके ये जो नीचे आग दी ना, आपने ऊर्जा दी, ये दो कामों में बट गई। दो काम क्या बट गई, एक तो यहां पे जो है पानी जो है गर्म होने लग गया मेरे भाई, ठीक है। पानी गर्म होने लग गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको डेल्टा प्लस यू बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी इसको बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब जब एनर्जी आपने बढ़ा दी, यहां पे हीट बढ़ा दी, तो ये क्या हो गया, पानी उबलने लगा। अब ये पानी उबलने लगा तो इसने जो ऊपर ढक्कन यहां पे रखा हुआ है ना, ढक्कन, इसको जो है ये टक्कर मारने लगी, भाप जो है इसको टक्कर मारने लगी, और यहां से भाप जो है बाहर निकलने लगी मेरे पास। जो भाप निकलने लगी, ये जो है बाह्य वर्क हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बाह्य वर्क हो गया। बस बन गया आपका काम, ठीक है। बस ये एग्जीक्यूट हमने करके देख लिया। कहने का मतलब है, जितनी एनर्जी आपने नीचे से दी थी ना, जितनी हीट आपने दी थी, कंप्लीट ये यूज हो गई है यहां पर इंटरनल में और बाह्य वर्क में कंप्लीट यूज हो गई है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है मेरे भाई, कहा गया, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जितनी गर्मी आपने नीचे डेल्टा क्वांटिटी में पूरी तरह इन दोनों कामों में डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क में बराबर बराबर इस्तेमाल हो गई, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। कहने का मतलब यही है, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे अभी हमने ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर कर दिया, पहले हमने जो है पानी रखा एक पतीले में, पानी को नीचे से आग दी, आग जो है पानी को गर्म करने लगी, धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा, पानी इतना गर्म हो गया कि वो उबलने लगा, उबलने के बाद जो है वो
वो भाप में कन्वर्ट हो गया, इसी को जो है ऊर्जा स्थानांतरण बोलते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, इससे आसान मैं नहीं बता सकता। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ आ जाएगा। अब यहां पे इन चीजों का मतलब समझने का मतलब है, क्यों का मतलब क्या है, ये चीज भी मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से लिख दी है मेरे भाई। मेरी तो मेहनत लग रही है, लेकिन मेरा मोटिव यही है, हर चीज हर शब्द आपको समझ आना चाहिए, कहां पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा, कितनी ऊष्मा की मात्रा जो है आप उस पतीले में रखे पानी को दे रहे हो मेरे भाई, ठीक है। इसको बैठ के पढ़ लेना। यू का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी। यू का मतलब है आंतरिक ऊर्जा। वैज्ञानिक भाषा में आंतरिक ऊर्जा को दर्शाने के लिए हमेशा यू अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। वर्क डन यानी कि किया गया कार्य, जो बाह्य कार्य है, यह अंग्रेजी शब्द वर्क से लिया गया है। बस इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपको चीजें आगे के लिए याद रहे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऐसी चीजें जब आप पढ़ोगे ना, यकीन मानना इन चीजों में पढ़ने में टाइम लगता है, आपको बैठने में बोरियत लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होएगा, नहीं समझ आएगा, लेकिन मल्टीपल्स टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। यही इलाज है मेरे भाई किसी चीज को समझने का। एक बार में कोई चीज याद नहीं होगी, चाहे मैथ ले लेना, इंग्लिश ले लेना, जीके ले लेना, कुछ भी चीज ले लेना, मल्टीपल्स टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज के समय की यही सबसे बड़ी डिमांड है मेरे भाई स्टूडेंट से। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ यानी कि किसी तगड़े पदार्थ की बात कर रहा है, यानी कि लोहा जैसे पदार्थ की बात कर रहा है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है मेरे भाई। फॉर एग्जांपल मान के चलो, क्या मान के चलो, ये एक पतीला है मेरे भाई, ठीक है। ये एक पतीला है या फिर ये एक भगोना है, भगोना ही बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। चलिए पतीले मान के चलते हैं हम। ये क्या है, ये एक पतीला है। इसके अंदर मेरे भाई पानी लगा लो या फिर चाय लगा लो, कुछ भी है। चलिए इसके अंदर मान लेते हैं दूध है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दूध है, और यहां पर आप खड़े हो मेरे भाई, ठीक है। ये यहां पर आप खड़े हो। ये ड्रॉइंग थोड़ी सी अजीब सी है, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए मेरे भाई। यहां से आपने एक चम्मच डाली मेरे भाई, इस दूध के अंदर क्या डाली, एक चम्मच डाली मेरे भाई, ठीक है। यहां पे एक आपने जो है क्या करी, एक चम्मच डाल दी। अब समझो क्या कह रहा है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा हो। ये कह रहा है कि जब आपने चम्मच डाली ना, तो ये चम्मच भी धीरे धीरे गर्म होने लग गई, धीरे धीरे गर्म होने लगी। आपने चम्मच को यहां से पकड़ा है मेरे भाई, ठीक है। आपने चम्मच से यहां पे पकड़ा है। धीरे धीरे क्या होगा, अभी ये ठंडी है, यहां पे आपने आराम से पकड़ रखा है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगातार आप पकड़े रहोगे ना, फिर आप यहां से नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, ये जो ऊष्मा है ना, ये ऊष्मा ये यहां से धीरे धीरे गर्म होकर धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ रही है, और एक बार यहां पर पहुंचने के बाद इतनी गर्म हो जाएगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे। इसी विधि को क्या बोलते हैं, इसी विधि को विकिरण बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। विकिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो है, राइट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, विकिरण नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस विधि को क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। सॉरी, रेडिएशन दूसरा बोलते हैं, ठीक है। इस विधि को क्या बोलते हैं, इस विधि को चालन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, चालन, ठीक है। कंडक्शन इसको बोलते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहां से देखो, ठोस पदार्थ जैसे लोहे की राड या चम्मच में ऊष्मा का ट्रांसफर चालन विधि के द्वारा होता है। इस विधि में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफर होती है। इसमें ठोस के कण अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि वे अपनी जगह पर रहकर ही कंपन करते हैं और अपने पास वाले कणों को जो है गर्मी ट्रांसफर कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है, चालन विधि बोला जाता है। यहां से गर्म होने के बाद धीरे धीरे आपकी तरफ ये बढ़ेगा, तो इस विधि को जो है चालन विधि मेरे भाई कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में था ये विकिरण, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा पहुंचती है। इसका था मेरे भाई रेडिएशन। कैसे था, तो ये भी मैं बता देता हूं। ऊपर आसमान को कह लो अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष में क्या है, वायु तो है नहीं, ठीक है, वायु नहीं है या फिर कोई माध्यम नहीं है मेरे भाई, ठीक है।
ठीक है, कोई माध्यम नहीं है जिससे कि जो है ये जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक आ पाई मेरे भाई। ठीक है, तो किस माध्यम के कारण आती है? विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से जो है सूर्य की जो गर्मी होती है ना, सूर्य की जो हीट होती है वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच का बहुत बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष स्पेस है जहां कोई माध्यम जैसे हवा या पानी मौजूद नहीं है, यानी यहां निर्वात वैक्यूम है। वैक्यूम से कुछ याद आया? कंप्यूटर में हमने ये शब्द पढ़ा था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी से बने थे? तो ये निर्वात ट्यूब का जो है यूज करते थे मेरे भाई। ठीक है, विकिरण रेडिएशन ऊष्मा ट्रांसफर की एकमात्र ऐसी विधि है जिसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सूर्य की भयंकर गर्मी बिना किसी रुकावट के अंतरिक्ष को पार करके विकिरण तरंगों के रूप से सीधे पृथ्वी तक पहुंच पाती है। आई बात समझ में? दोनों चीज आपको याद रखनी है। सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आती है ना, वो किस विधि के द्वारा आती है? तो वो विकिरण के माध्यम से आती है मेरे भाई। ठीक है, विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से आती है। RADIATION, रेडिएशन के माध्यम से आती है। अगर आपसे पूछ ले भाई ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि में होता है, तो ये आप बताएंगे चालन यानी कि कंडक्शन की विधि से होता है मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज काफी इजी है, अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना। अब बेसिक सी चीज है, आपको पता है यार ये पतीला है, इसके अंदर आपने 1 चम्मच डाल दी। ठीक है, ये 1 चम्मच डाल दी। अब ये जो हीट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ये भी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी। ठंडी से जो है ये गर्म से जो है ठंडी की तरफ ये बढ़ेगी मेरे भाई, तो आपका हाथ भी जो है गर्म हो जाएगा मेरे भाई। इसको बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि तो बोल रहे हैं क्योंकि चालन चलता हुआ है, हीट जो है चल रही है, सीधी सी बात है, तो ये चालन विधि बोलते हैं। और सूर्य का प्रकाश निर्वात में क्यों आता है? क्योंकि वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है, ना तो हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है वो किसके माध्यम से आएगा? तो ये मेरे भाई विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से जो है नीचे आएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि पहाड़ों पर भोजन देर से क्यों पकता है? तो पहाड़ों पर भोजन जो है देर से क्यों पकता है? वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का जो क्वथनांक है ना वो कम हो जाता है, इसीलिए जो है पहाड़ों पर जो है भोजन देरी से पकता है। आइए देख लेते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय जो दाब है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण पानी का जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से घटकर जो है कम, जैसे कि 90 डिग्री हो जाता है। हमने देखा था 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है, यानी कि भाप बनकर उड़ने लगता है। लेकिन ये जो है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलेंगे ना, ऊंचाई पहाड़ों पर जाएंगे, तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से घटकर वो 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो आपको पता है पानी तो उबलना 100 डिग्री पर लगेगा, 90 डिग्री पर तो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन गर्म तो होएगा, लेकिन उतना गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए जो है देर हो जाती है खाना पकाने में। अब जाहिर सी बात है यार, कोई चीज आप पकाओगे 100 डिग्री सेल्सियस में और कोई चीज पकाओगे 90 डिग्री सेल्सियस में, तो जाहिर सी बात है जल्दी कौन सी चीज पकेगी? 100 डिग्री सेल्सियस वाली चीज जो है जल्दी पकेगी। सीधी सी बात है, यही चीज यहां पे लिखी गई है। इसका मतलब पानी कम तापमान पर उबलने और भाप बनने लगता है। चूंकि भोजन पकने के लिए पर्याप्त ऊष्मा गर्मी नहीं मिल पाती, इसीलिए पहाड़ों पर जो है खाना देर से पकता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि ये बंद होता है और बंद बनने पर जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से जो, मतलब आपने कुकर तो देखा होगा, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको कुकर नहीं पता होगा। ठीक है, कुकर क्या होता है? बंद होता है। कुकर की हम सीटी आने देते हैं ना, तो वो भाप निकलती है। जब सीटी बजती है तो वो भाप निकलती है। अदरवाइज जो है कुकर बंद के अंदर जो है दाब बढ़ जाता है, क्योंकि बंद है वो, नीचे से हीट डालेंगे हम, गर्मी देंगे तो भाप कहीं नहीं निकल रही, तो वो अंदर ही प्रेशर बना रही है। प्रेशर बनेगी तो क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो खाना जो है जल्दी पक जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीज वही लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मिट्टी के घड़े या सुराही का पानी किस प्रक्रिया के कारण जो है ठंडा रहता है? ये चीज आपको भी पता होगी, बस जो है मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। वैसे आपको पता है किसके कारण बढ़ती है? वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर से यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ा होता है मेरे भाई। ठीक है, एक घड़ा है, ये एक घड़ा है। ठीक है, ये तो अजीब सा बन गया यार, ये क्या बन गया? अरे ये क्या, चलिए ठीक है एक बार के लिए। ठीक है, ये घड़ा है मेरे भाई, और इसके अंदर ये क्या है? ये पानी है मेरे भाई। ठीक है,
ठीक है, ये पानी है मेरे भाई। ठीक है, अब घड़े के चारों ओर आपने देखा होगा, वैसे आपको दिखता नहीं है, यहाँ पे जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेरे भाई। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चलिए, आपने छोटे छोटे छिद्र नहीं देखे होंगे, एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, वो चीज आपने देखी होगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए अभी बताता हूं, एक सेकंड रुको। ये जो घड़ा आपने देखा है ना, ये हमेशा घड़ा जो है गीला रहता है मेरे भाई। एक सेकंड, गीला रहता है। आपने कभी नोटिस किया है? कभी नोटिस नहीं किया तो देखना, आपके किचन में या फिर घर के अंदर घड़ा होगा ना, वो देखना हमेशा गीला रहता है। गीला क्यों रहता है भाई? वो किसी ने नोटिस की गीला क्यों रहता है? वो गीला इसीलिए रहता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना मेरे भाई, छोटे छोटे छिद्र, यहां से पानी रिसता रहता है, यानी कि हल्का हल्का जो है निकलता रहता है, इसीलिए ये घड़ा गीला रहता है मेरे भाई। बस यही कारण है। यहां से क्या निकलता है? ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, यहां से जो घड़े के अंदर की हीट होती है ना, ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो इन छिद्रों से जो है बाहर निकलती रहती है। हीट जो है बाहर निकल जाती है और पानी अंदर जो है ठंडा पड़ा रहता है। बस यही कारण है और यही चीज यहां पे लिखी है, चाहे तो आप पढ़ लेना मेरे भाई। आई बात समझ में? मैंने बस लोकल लैंग्वेज में आपको बता दिया और यही विधि काम करती है। इसी विधि के कारण जो है घड़े के अंदर पानी ठंडा रहता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मेरे भाई, वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है जिसके नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं है, इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। मतलब एक न्यूनतम संभावित तापमान, यानी कि ये मान लो कि ये जो 1 डिग्री सेल्सियस है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, इसको x मान लो। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस तापमान है, इससे नीचे कोई भी तापमान नहीं है, तो इस परम शून्य ताप को क्या कहते हैं? तो इस परम शून्य तापमान को क्या कहते हैं? -273.15, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ठीक है, तो ये न्यूनतम संभावित तापमान है मेरे भाई। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसको क्या बोलते हैं? 0 केल्विन इसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है व्याख्या के अंदर। इसे परम शून्य ताप बोलते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में, याद रखना, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। बताइए परम शून्य ताप जो है क्या होता है? या तो आपको 0 केल्विन दे देगा या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस दे देगा, दोनों आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसे परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का वह न्यूनतम संभावित तापमान है जिससे नीचे कोई तापमान संभव ही नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? स्टैटिक पॉइंट है, जरूर याद रखना है आपको। इस परम तापमान पर पहुंचने पर किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है और उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाती है। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर इसे 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है मापा जाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? उबलते हुए जल की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी, रेलवे या फिर वनडे एग्जाम्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो ये पूछा गया है कष्टदायक क्यों होता है। क्वेश्चन सिंपल, इससे भी सिंपल पूछता है। क्या पूछता है? बताइए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो क्रिया है या फिर कौन सी चीज ऐसी है जो है अधिक कष्टदायक होती है या फिर अधिक तकलीफ देती है। 4 ऑप्शन क्या देगा आपको? दे देगा भाई गर्म जल दे देगा। ठीक है, गर्म जल दे देगा, या फिर आपको क्या दे देगा? भाप दे देगा, या फिर आपको दे देगा दोनों दे देगा, या फिर आपको दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? सबसे कष्टदायक होती है भाप होती है मेरे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक कष्टदायक जो होती है ना वो भाप होती है, गर्म जल जो है इतना कष्ट नहीं देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि लेटेंट हीट अधिक होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं बता देता हूं, 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते जल और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप का तापमान समान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का जो उबलता जल होता है ना और 100 डिग्री सेल्सियस की का जो भाप का तापमान होता है, दोनों का सेम होता है। फिर आप कहेंगे यार दोनों का सेम है तो फिर जो है भाप ज्यादा कष्टदायी कैसे होती है गर्म पानी से? तो देखो, परंतु जब पानी भाप में बदलता है तो वह अवस्था परिवर्तन के लिए बाहर से अधिक ऊष्मा सोखता है, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इस वजह से भाप के कणों में उसी तापमान के उबलते पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है। जब यह भाप हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो संघनित होकर वह पूरी अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा त्वचा पर छोड़ देती है, जिससे बहुत गंभीर जलन और कष्ट जो है होता है मेरे भाई। बस यही कारण है कि गुप्त ऊष्मा और उबलते मतलब जो होती है ना गुप्त ऊष्मा होती है इसके अंदर, किसके अंदर होती है मेरे भाई? भाप के अंदर मेरे भाई। इसीलिए बस यही कारण है कि जो गर्म जल और भाप में कौन सी ज्यादा कष्टदायक होती है? भाप जो है अधिक कष्टदायक होती है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है
गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना क्यों पसंद किया जाता है? अब जो है मई का महीना चल रहा है और क्या चल रही है, हीट वेव चल रही है मेरे भाई, ठीक है, क्या चल रहा है, हीट वेव चल रही है। बाहर मत निकल जाना, हीट वेव के चपेट में आ जाओगे ना, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं अपने, लू बोलते हैं मेरे भाई, इसकी चपेट में आ जाओगे ना तो बीमार हो जाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। आराम से घर के अंदर कूलर चला लेना और बाहर घूमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाहर जाओ तो क्या जाना है, सुबह बता देता हूं, सुबह 5 से 6 बजे जाना है और शाम को कब जाना है, शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में जाना है। इस टाइम जाना है तो जाओ, अदरवाइज इसके अलावा कभी भी गए तो लू लग जाएगी मेरे भाई, बीमार हो जाओगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, गैप आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बाहर जाना है तो इस टाइम के बीच में जाना है। अब हम चलते हैं आगे। मई के महीने में हीट वेव चली हुई है, आप सभी जानते हो। गर्मियों में सफेद और हल्के, अब आप इस महीने में आज के दिन में काले कपड़े पहन लोगे ना तो आपका बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि काले कपड़े क्या करते हैं, धूप को सोखते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं मेरे भाई। लेकिन सफेद कपड़े क्या करते हैं, सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद क्यों किया जाता है, तो इनको पसंद इसलिए किया जाता है, ये कपड़े ऊष्मीय विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं और अच्छे परावर्तक होते हैं। यानी कि ये जो ऊष्मा होती है ना, इनको परावर्त करते हैं, मतलब कि ट्रांसफर कर देते हैं, दोबारा भेज देते हैं, सोखते नहीं है, ज्यादा सोखते नहीं है। लेकिन जो काला कपड़ा होता है ना, वो पूरी तरह से ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है, इसीलिए गर्मी में जो है काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीज मैंने लिख दी है यहां पे, देखो देख लेना यार, पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीजें मैंने वैसे लिख दी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सर्दियों में एक मोटे कंबल के बजाय 2 पतले कंबलों को एक साथ ओढ़ने पर अधिक गर्मी क्यों महसूस होती है। तो सर्दियों में एक मोटे कंबल की बजाय 2 पतले अगर कंबलों को एक साथ आप ओढ़ लोगे तो ज्यादा गर्मी 2 कंबलों से लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, 2 कंबलों के बीच वायु की परत जमा हो जाती है, तो ऊष्मा की कुचालक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, जब हम 2 पतले कंबलों को एक के ऊपर एक ओढ़ते हैं तो उन दोनों कंबलों के बीच में एक खाली जगह बन जाती है जिसमें हवा फंस जाती है। वायु ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक है, जो वायु है ना वो कुचालक है मेरे भाई, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है मेरे भाई। यह वायु की परत हमारे शरीर की गर्मी को बाहर के ठंडे वातावरण में जाने से रोक देती है। इसके विपरीत एक अकेले मोटे कंबल में ऐसी वायु की अतिरिक्त परत नहीं बन पाती है, इसीलिए 2 पतले कंबल अधिक गर्मी देते हैं। इससे आसान सिंबल अगर आपने कहीं पढ़ा हो ना तो मुझे भी बता देना भाई, मैं भी पढ़ना चाहूंगा मेरे भाई। आई बात समझे, इतना आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं ना, मुझे विश्वास है कि ये चीज आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो रही होगी। और यकीन मानना, जब ये चीजें सेट हो रही होगी ना तो ये मानना कुछ परसेंट आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो मेरे भाई। एनसीईआरटी में ही ये चीज मिलने वाली है आपको। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है पानी में नमक या कोई अन्य घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर उसका कथवानांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी पानी में अगर आप अशुद्धि मिलाएंगे ना, यानी कि नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब शुद्ध जल में नमक या चीनी जैसी कोई अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो जल का वाष्प दाब प्रेशर कम हो जाता है। इस कम हुए वाष्प दाब को दोबारा वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए बर्तन को और अधिक गर्म करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पानी का कथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जिसे विज्ञान में कथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिस पर उसकी तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक तापीय साम्य में पाई जाती है। तो पदार्थ की वो कौन सी अवस्था होती है जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस और जो है ठोस, द्रव और गैस एक साथ जो है साम्य में पाई जाती है। तो ये त्रिक बिंदु होती है मेरे भाई, ठीक है। कहां गया त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। त्रिक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब की स्थिति है जहां पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक सह अस्तित्व में रह सकती है। तो डायरेक्ट याद रखना भाई, आपसे यह भी पूछ सकता है, बताइए ठोस, द्रव और गैस की वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था पर जो है ये तीनों चीजें जो है एक साथ अस्तित्व में रह सकती है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, त्रिक बिंदु मेरे भाई, ठीक है। त्रिक बिंदु वह अवस्था है। आई बात समझ में, यानी कि ट्रिपल पॉइंट। आई बात समझ में, ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ये सारा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में फ्रीजर पेटी को हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों बनाया जाता है? आपने देखा होगा बर्फ का जो खाना होता है वो ऊपर ही होता है। वो ऊपर क्यों होता है मेरे भाई? किसी ने जानने की कोशिश की वो ऊपर ही क्यों बनाया जाता है मेरे भाई? क्यों बनाया जाता है ऊपर? तो चलिए देख लेते हैं ऊपर क्यों बनाया जाता है। 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे थे ना, ठीक है। तो ये बनाया जाता है संवहन धाराओं के कारण पूरी हवा को ठंडा करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा फ्रीज होता है ना, ये हमारा फ्रीज होता है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फ्रीज होता है। सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर ऊपर जो है बर्फ का खाना होता है। बर्फ यानी कि बर्फ जमाते हैं हम, ठीक है, बर्फ जमाते हैं। तो ये बर्फ जमाने का खाना ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता? तो नीचे इसलिए नहीं होता, संवहन धाराओं यानी कि कन्वेक्शन करंट के कारण जो है पूरी हवा को ठंडा करने के लिए। यहां पे देखो, गैसों में ऊष्मा का ट्रांसफर संवहन विधि के द्वारा होता है मेरे भाई। जो गैस होती है ना, गैस, इसके अंदर जो गैसों में जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है ना, वो किस विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि यानी कि कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है। ठंडी हवा हमेशा भारी होकर नीचे की तरफ बैठती है और गर्म हवा जो है हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। ये चीज तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, मैंने वहां पर भी बताया था, ठीक है। जब फ्रीजर को ऊपर रखा जाता है तो उसके आसपास की हवा ठंडी और भारी होकर नीचे की ओर बहने लगती है और नीचे की हवा जो है गर्म होकर ऊपर की ओर आने लगती है, ठीक है। मौजूद गर्म व हल्की हवा ऊपर की ओर उठ जाती है। यह चक्कर संवहन धारा लगातार चलता रहता है, जिससे पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है तापमान एक समान रूप से ठंडा होता है। समझ आ गया? चलिए एक बार और बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये एक फ्रिज है मेरे भाई, ठीक है। मान लो यार, मानने में क्या जाता है? ये क्या है? ये फ्रीज है मेरे भाई, ठीक है। ये फ्रीज है। पहले तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है सरल भाषा में। क्या आपको याद रखना है? जो है गैसों के अंदर ऊष्मा, गलत लिख दिया, ऊष्मा का क्या कहेंगे? ऊष्मा का चलन लिख लो, ऊष्मा का चलन या फिर ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर किस विधि के कारण होता है? संवहन विधि। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधि, ठीक है, संवहन विधि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, ठीक है। पहले तो चीज आपको ये याद रखनी है, यहां पर नहीं जाना, इस एग्जांपल पे नहीं जाना मेरे भाई, ठीक है। ये एग्जांपल नहीं जाना, सिंपल सी आपको चीज याद रखनी है। सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एग्जांपल एचएसएससी के अंदर, बताइए गैसों के अंदर जो ऊष्मा का चालन होता है वो किस विधि के कारण होता है? तो आप बताएंगे संवहन विधि के कारण होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि संवहन विधि होती क्या है, कैसे काम करती है। आइए मैं आपको बता देता हूं। ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रिज है मेरे भाई, ठीक है। ये एक फ्रिज है और यहां पे बर्फ का खाना है। अब आपके मन में आया कि यार बर्फ का खाना ऊपर ही क्यों बनाया गया, नीचे क्यों नहीं बनाया गया? तो ये संवहन विधि के कारण है ऐसा। संवहन विधि कैसे काम करती है? तो चलिए बता देता हूं। संवहन विधि ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा ठंडी, ये क्या करता है? ठंडा करता है मेरे भाई। ये क्या करता है? ठंडा करता है। ठंडी गैस क्या करती है? हमेशा नीचे की तरफ जाती है मेरे भाई, क्योंकि ठंडी भारी गैस होती है, भारी नीचे की तरफ आएगी, जाहिर सी बात है। और जो नीचे गर्म गैस है ये कहां की तरफ जाएगी? ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये क्या है? ये गर्म है मेरे भाई, ठीक है, ये गर्म है। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठंडी गैस नीचे आती रहेगी, गर्म गैस ऊपर जाती रहेगी। इसी को संवहन विधि बोलते हैं। इसीलिए जो है फ्रिज पूरा ठंडा हो जाता है मेरे भाई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? थर्मस फ्लेक्स या चाय की केतली की बाहरी सतह को चमकदार और चिकना क्यों बनाया जाता है? जो थर्मस होता है, थर्मस, ठीक है, थर्मस जिसमें पानी लेके जाते हैं, फ्लेक्स या फिर चाय की केतली। चाय की तो केतली देखी होगी ना, जिसके ऊपर चाय रखते हैं। ये तो एक कप हो गया। अब कप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये हो गया एक कप हो गया मेरे भाई। इसके नीचे एक केतली होती है, ठीक है, ठीक है, केतली होती है ना, ये केतली। इस केतली को चमकदार और जो है चिकना क्यों बनाया जाता है? तो इसको केतली को चमकदार और चिकना क्यों बनाया जाता है? विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा को, ह्रास को रोकने के लिए। यानी कि जो इसके अंदर ऊष्मा है ना, इस चाय के कप के अंदर यानी कि ऊष्मा है, ये जो केतली है, ये इस ऊष्मा को जो है बाहर नहीं जाने देती, नीचे नहीं जाने देती। इसीलिए यह जो है गर्म ज्यादा देर तक, थोड़ी ज्यादा देर तक गर्म रहता है। नीचे भी यही लिखा होगा, ये देखो, थर्मस फ्लेक्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसमें
रखी चीज को गर्मी बाहर न जा सके। चमकदार और चिकनी सतहें ऊष्मीय विकिरण हीट रेडिएशन की बहुत बुरी अवशोषक और बहुत अच्छी परावर्तक होती है। जब अंदर गर्म चाय या दूध रखा जाता है तो चमकदार सतह उस ऊष्मा को वापस अंदर की तरफ ही परावर्तित कर देती है, जिससे विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का बाहर निकलना रुक जाता है और पेय पदार्थ जो होता है चाय या पानी वो लंबी देर तक जो है गर्म रहता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 बोल रहा है गर्मियों के दिनों में रेल की पटरियों के जोड़ों के बीच थोड़ा खाली स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है। पटड़ी देखिए आपने, पटड़ी ऐसी ऐसी पटड़ी बनी होती है। ठीक है, ये दूसरी पटड़ी आ गई, आप ध्यान से देखना, शायद किसी ने ना देखा हो। ये दो पटड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है मेरे भाई। ठीक है, दो पटड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। क्वेश्चन यही पूछा गया, ये गैप जो होता है ये क्यों छोड़ा जाता है। तो ये गैप छोड़ा जाता है गर्मियों में होने वाले ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सप्रेशन के कारण पटड़ियों को मुड़ने से रोकने के लिए ऐसा होता है मेरे भाई। गर्मी ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ये सिरे क्या है, मुड़ जाएंगे, इसीलिए यहां पे बीच में जो है थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं। जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनके आकार में फैलाव होता है। अब जाहिर सी बात है इनको एक सेकेंड, अब इनको भिड़ा देंगे, इनको भिड़ा देंगे। अब गर्मी में ज्यादा सी बात है लोहा गर्म होगा, क्योंकि ये ऊर्जा मतलब जो है हीट लेता है, गर्म होता है, चालन प्रक्रिया होती है, तो ये और फैलेगा तो ये और मुड़ जाएगा, यहां से मुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए इनके बीच में स्पेस दिया जाता है मेरे भाई। एक सेकेंड, अरे यार, इसीलिए इनके बीच में जो है स्पेस दिया जाता है ताकि ये मुड़ ना सके, कोई भी जो है अनहोनी ना हो सके, जिससे ऊष्मीय प्रसार जो है रेखीय प्रसार कहते हैं। गर्मियों के दिनों में तेज धूप और ट्रेन के पहियों के घर्षण के कारण लोहे की पटरियों का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब ये लंबाई बढ़ जाएगी, ये जो है लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ती है। यदि जोड़ों के बीच खाली जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो प्रसार के लिए जगह न मिलने के कारण पटरियां आपस में टकराकर आड़ी तिरछी उड़ जाएंगी, जिससे ट्रेन दुर्घटना हो जाएगी। आई होप इस एग्जांपल से ये जो आपका क्वेश्चन है ये इजीली तरीके से जो है समझ आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के दिनों में पानी की पाइपलाइनें अक्सर क्यों फट जाती है। तो ठंडे प्रदेश जो होते हैं ना, ठंडे जो इलाके होते हैं, वहां पर सर्दियों के दिनों में पानी की जो पाइपलाइन है ना वो अक्सर फट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है पानी जमने पर उनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए जो है पानी की पाइपें बढ़ जाती है, असंगत प्रसार होता है मेरे भाई। ठीक है, ये यहां से देख लेना, पानी का यह विशेष गुण 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडे करने पर इसका आयतन जो है बढ़ता है। जब पाइप के अंदर का पानी बर्फ बनता है तो वह फैलने की जगह न मिलने पर पाइप को फोड़ देता है मेरे भाई, फाड़ देता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, बाकी डिटेल से पढ़ लेना, सारी चीजें आपको समझ आने के पर्पज से ही यहां पे लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार जो वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं वे और कैसी होती हैं। मतलब किरचॉफ का एक नियम है, क्या नियम है मुझे नहीं पता, आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो किरचॉफ का एक नियम है, उसके अनुसार जो वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है, यानी कि जो वस्तुएं जो है ऊष्मा ग्रहण करती है, अच्छी तरीके से ग्रहण करती है, उन्हें वो कैसी होती हैं। तो वो कैसी होती हैं, अच्छी उत्सर्जक होती है, जाहिर सी बात है बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, गुड एमिटर्स होती हैं, इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहां से पता चल गया, बहुत बार वनडे एग्जाम से पूछता भी है, ऊष्मा का मात्रक बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप बताएंगे ऊष्मा का जो मात्रक है वो कौन सा होता है, वो कैलोरी होता है मेरे भाई। ठीक है, एक कैलोरी का मान, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, एक कैलोरी, अरे यार, एक कैलोरी का मान लगभग कितने जूल के बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, 4.18 जूल जो है किसके बराबर होता है, एक कैल के बराबर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में, इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें यहां पे लिख दी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बर्फ पर स्केटिंग करना या बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर उनका आपस में जुड़ जाना फिजिक्स के किस सिद्धांत के कारण ऐसा संभव होता है। आपने देखा होगा भाई, जो आइस स्केटिंग बोलते हैं उसको, आइस स्केटिंग देखिए, किसी ने देखी होगी आई थिंक। ठीक है, आइस स्केटिंग होता है, बर्फ के जो वो हम ट्रे होती है ना, बर्फ की ट्रे तो देखी होगी ना, बर्फ जमाते हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े बर्फ जमती है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे एक ट्रे होती है, उसके अंदर टुकड़े टुकड़े ऐसे ऐसे होते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे टुकड़े होते हैं, इनके अंदर हम पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद जो है ये बर्फ जम जाती है और टुकड़े टुकड़े ऐसे बर्फ जम जाती है। जब इन दो टुकड़ों को आपस में आप चिपकाओगे ना तो ये चिपक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है, तो ऐसा मेरे भाई रिग्लेशन के कारण होता है, यानी कि
पुनर्हिमयान के कारण ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी डिटेल से पढ़ लेना। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, प्रेशर जब बढ़ेगा ना तो गलनांक जो होता है ना, गलनांक वो कम हो जाता है, जिससे वह पिघल जाती है। और जैसे ही दाब हटाया जाता है तो पानी दोबारा जमकर बर्फ बन जाता है। इसे पुनर्हिमाम जो है कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। दाब यहां से सारी चीजें मैंने लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, बिजली या टेलीफोन की तारों को खंभों के बीच गर्मियों में थोड़ा ढीला क्यों बांधा जाता है? तो बिजली या टेलीफोन की जो तारों के खंभों के बीच में गर्मियों में थोड़ा ढीला क्यों बांधा जाता है? इसलिए बांधा जाता है ताकि सर्दियों में सिकुड़ने पर वे टूट ना जाए मेरे भाई। ठीक है, तो सिकुड़ने पर वो तारे टूट ना जाए, इसके बारे में भी पढ़ लेना। सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 बोल रहा है, सेल्सियस पैमाने यानी कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने यानी कि डिग्री फारेनहाइट में संबंध बताने वाला सरल सूत्र कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से लिख दिया है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, सरल सूत्र आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल्सियस डिवाइड बाय 5। ऐसे लिखेंगे, सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इक्वल फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9। ये इसका सूत्र है मेरे भाई। ठीक है, ये इसका सूत्र है या इसको बोलेंगे फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, बताइए भाई इन दोनों का जो है फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसा काम करता है, तो यहाँ पे देखो, यह तापमान बदलने का मानक सूत्र है। ये जो सूत्र है ना, ये तापमान बदलने का सूत्र है, यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है मेरे भाई। इसकी मदद से हम किसी भी सेल्सियस तापमान को फारेनहाइट में बदल सकते हैं। यहाँ पे सारा मैंने लिख दिया है आसान भाषा में, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला भी, ये देखो सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैसे कैसे काम करेगा, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ोगे तभी जाके ये चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज आपको एक ही आपके लिए काम बचेगा, रट्टा मारना। और याद रखना, रट्टा मारना जो है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 डिग्री फारेनहाइट को, 37 डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा? देखिए, मान लीजिए आपको देखना है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री, मैंने बताया था ना, कितने बताया था? 98.6 डिग्री फारेनहाइट बताया था ना। एक सेकंड चलिए दिखा देता हूं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही बताया था, कहां गया ये देखो, 1 सेकंड, ये रहा, कहां गया यार, लिखा, ये रहा। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को फारेनहाइट में आपसे पूछे तो कितना आप बताओगे? 98.6 फारेनहाइट जो है ये होता है। अब आ जाओ नीचे। अब ये 37 डिग्री सेल्सियस को 98.6 डिग्री फारेनहाइट में इसने कैसे चेंज किया, वो सारा फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कहां गया रे, ये रहा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करता है, ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार लो या कुछ कर लो। इसी फार्मूला के बेस पे जो है ये काम कैसे करेगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, सी की जगह आप 37 रखिए, 37 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये फार्मूला है, ये देखो 37 डिवाइड बाय 5 आप करोगे, उसके बाद ये कैसे ऐसे काम करेगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट आपका आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पैमानों का मान बिल्कुल एक समान बराबर होता है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फारेनहाइट मेरे भाई। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट कौन सा ऐसा पैमाना है जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं? तो कौन सा होता है? -40 डिग्री होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, सेल्सियस और फारेनहाइट दो अलग अलग स्केल हैं, लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस एकमात्र तापमान है जहां दोनों पैमानों का संख्यात्मक मान जो है बिल्कुल बराबर होता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस और इक्वल -40 डिग्री फारेनहाइट, दोनों सेम होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने क्रमशः कितना होता है मेरे भाई? ये हम बात कर चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सारा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26
6 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है वह वैज्ञानिक यंत्र जो तापमान में बिना किसी बदलाव के केवल अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को मापता है क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था जैसे ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस में बदलता है तो वह एक निश्चित तापमान पर ऊष्मा सोखता है या फिर बाहर निकालता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ का तापमान बिल्कुल नहीं बदलता है। इस नियत यानी कि कांस्टेंट तापमान पर अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा जो है कहते हैं। इस गुप्त छिपी हुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह थर्मामीटर के तापमान में दिखाई नहीं देती है बल्कि अणुओं के बीच बंधनों को तोड़ने में जो है खर्च होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? काफी इजी है, आर्द्रता बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ह्यूमिडिटी इसको बोला जाता है। ये सारा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है वर्षा ऋतु में या उसमें उमस वाले दिनों में हमारा पसीना जल्दी क्यों नहीं सूखता है? तो आप सभी जानते हैं जुलाई का जो महीना आपने देखा होगा सबसे बुरा हाल हमारा ही होता है जुलाई के महीने में। अप्रैल, मई और जून, इन महीनों में गर्मी होती है लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करती है। गर्मी होती है लेकिन ज्यादा परेशान नहीं करती है, पता है ना। लेकिन जुलाई की जो गर्मी आती है ना मेरे भाई, जब बारिश होती है, जब कौन सी गर्मी आती है? चिपचिपी गर्मी आती है मेरे भाई, चिपचिपी गर्मी आती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे भाई यही जुलाई अगस्त वाली गर्मी देती है। और ये क्यों देती है मेरे भाई? ये इसलिए देती है, हवा में आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर जो है घट जाती है। मतलब जो वाष्पीकरण होता है ना, भाप बनकर जो जल उड़ता है वो जो होता है ना उसकी दर कम हो जाती है, वो घटना कम हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये सारा डिटेल में मैंने लिख दिया है, बस आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है वह कौन सा प्रक्रम प्रोसेस है जिसमें निकाय और बाहरी वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है, जीरो होता है? तो कौन सा होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, रुद्धोष्म प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो है जो ऊष्मा होती है ना उसका आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है। इसको डिटेल से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार जरूर पढ़ लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि के दौरान निकाय का तापमान हमेशा एक समान और स्थिर रहता है क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम ये कहलाता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहलाती है मेरे भाई। ठीक है, पढ़ लेते हैं। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे बदलाव के दौरान निकाय सिस्टम का तापमान हमेशा स्थिर या नियत कांस्टेंट बना रहता है। इस प्रक्रम में तापमान को समान बनाए रखने के लिए निकाय बाहरी वातावरण के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है इसलिए तापमान संतुलित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का एक निश्चित तापमान पर धीरे धीरे पिघलना एक समतापी प्रक्रम है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है जब कोई ऊष्मागतिकी निकाय अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं? तो इसको मेरे भाई कहां गया? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? इसको मेरे भाई चक्रीय प्रक्रम बोला जाता है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा भारत का नक्शा है मेरे भाई। यहां से भारत एंट्री करता है, सॉरी मानसून एंट्री करता है। ठीक है, क्या करता है? मानसून एंट्री करता है। वैसे मैंने ये ज्योग्राफी में भी बताया था, मानसून एंट्री करता है, धीरे धीरे ये दो दिशाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, यहां से ये जाता है हिंद महासागर की तरफ, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंद महासागर कह रहा हूं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। यहां से टकरा के ये जो है इस तरफ मुड़ जाता है। यहां से फिर ये जो है टकराता है हिमालय पर्वत पर, यहां से टकराकर जो है वापस फिर ये लौटना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होगी? यहां से चला, फिर ये वापस जाके यहीं पर मिल गया। क्या बोलते हैं इसको? चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। यही सारी चीजें यहां पे लिखी गई होंगी, इसको बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, चूंकि निकाय वापस उसी स्थान में आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। ठीक है, यहां से इसने शुरू किया था, यहां से टकरा के ये वापस इसी चक्र में आ गया, इसी को इसी चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह मुख्य रूप से उन दोनों के बीच किस अंतर पर निर्भर करता है। तो किस अंतर पर निर्भर करता है, तापांतर पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। सारी चीज मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा यहां पर खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट होता है। कोई भी अगर आपको समझ नहीं आता, कोई भी आपको दिक्कत है, डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज ऑनेस्टली फीडबैक जरूर दिया करो, मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। यही कारण है कि आपके जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, यही मुझे मोटिवेट करते हैं। इतनी गर्मी में जो है आपके लिए इतनी मेहनत से एक वीडियो बना के लेके आता हूं। यकीन मानना, बहुत मेहनत लगती है इस एक वीडियो को बनाने में मेरे भाई। वीडियो बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, लेकिन जो बैक एंड में पीडीएफ बनाने में मेहनत लगती है ना, आप सोच नहीं सकते कितनी मेहनत। आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपको इसकी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे भाई। वर्तमान में जो कंपटीशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और जो सीटें हैं वो कम होती जा रही है। इस केस में आपको जो अपनी ऊर्जा है वो सही स्थान पे लगानी होगी, सही रास्ते पर लगानी होगी, सही फोकस करना होगा, सही कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तभी जाके ये सारी चीजें मिलकर आपको आउटपुट दे पाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। कल हम जो है 7वां चैप्टर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, कल की वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है। तो सारी पीडीएफ आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद।